नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है इस नए लेक्चर में। सो दिस इज एनकुल मारवाड़ी हियर। तो आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ ब्रिक्स एड्रेसिंग द नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो बेसिकली ब्रिक्स एक संगठन है जिसमें कि भारत, चाइना, रशिया एंड और भी कुछ कंट्रीज हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो, भारत ब्रिक्स का पार्ट है, तो डेफिनेटली अगर भारत किसी भी संगठन का हिस्सा बनता है तो कुछ स्वार्थ उसके पीछे छुपा होता है। लाइक इंडिया ऑल्सो वांट समथिंग आउट ऑफ इट, दैट्स व्हाई इट्स अ पार्ट ऑफ दैट एसोसिएशन। एंड ब्रिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्पिंग कंट्रीज इन एड्रेसिंग द सिक्योरिटी चैलेंजेस। जैसे कोई देश अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है या उस पर किसी दूसरे देश से खतरा है, तो ये जो संगठन के देश हैं ये आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे टू हेल्प ओवरकम दोज चैलेंजेस। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भाई कितनी अच्छी बात है ना कि अगर दूसरे देश के साथ अगर हम हाथ मिला रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बना रहे हैं, तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे। एंड यही तो है ना यूनिटी स्ट्रेंथ। अगर हम मिलके चलेंगे तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट इज वेरी नोबल। ब्रिक्स का कंसेप्ट तो काफी शानदार है, बट अनफॉर्चुनेटली इतने शानदार कंसेप्ट होने के बावजूद भी हमको एलएसी में जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, जो चाइना ने 2020 में रेड किया एलएसी में, जहाँ पे कि हमारे कितने सारे शहीद, लाइक जो जवान हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो वीर गति को प्राप्त हो गए, डट के सामना किया। लाइक इंडियन सोल्जर्स आर सो ब्रेव, लाइक वी आर सो फॉर्चुनेट एंड फुल रेस्पेक्ट टू देम। उन्होंने इतना जमकर सामना किया कि चाइनीज सोल्जर तो उनकी पैंट गीली हो गई, ये फैक्ट है। वो भाग गए, वो मैदान छोड़ के भाग गए। ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे कि जहाँ पे बसें भर भर के वो बसों में रो रहे थे, कांप रहे थे, वो वापस जा रहे थे कि नहीं भाई, हम इनसे नहीं लड़ सकते, ये बहुत ही अलग लेवल के लोग हैं। वो तो चलो एक अलग बात होगी, वो तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्लिच अपने को देखने को मिला, एक लूप होल देखने को मिला। लूप होल क्या देखने को मिला? एक तरफ तो ब्रिक्स कॉपरेशन की बात करता है, मिलके चलने की बात करता है, और एक तरफ उसी का एक मेंबर नेशन चाइना दुनिया के सामने क्या अपना इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, वही हम डिकोड करेंगे। कैसे वो अपने ही एक मेंबर नेशन लाइक ब्रिक्स, क्योंकि आपस में हमने एक एग्रीमेंट फॉलो किया है, साइन किया है, एंड कैसे वो उसके बावजूद भी भारत में डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो उसी को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेटली आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, आप चाहो तो नोट्स भी बनाइए, क्योंकि बहुत क्रिस्प इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो कि डेफिनेटली आपके आंसर राइटिंग में काफी यूजफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो रोल ऑफ ब्रिक्स इन एड्रेसिंग नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो सबसे पहले तो ब्रिक्स क्या चीज है? तो जैसे हमने डिस्कस किया, ब्रिक्स एक संगठन है। तो उस संगठन में कौन सी कंट्रीज हैं वो हम देखते हैं। तो ब्रिक्स एक एक्रोनिम है। तो बी का मतलब है ब्राजील, तो ब्राजील इज अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स। फिर रशिया, आर, आर स्टैंड्स फॉर रशिया। देन वी हैव आई स्टैंड्स फॉर इंडिया। देन द नेक्स्ट मेंबर नेशन इज चाइना। ब्रिक्स में जो सी है दैट स्टैंड्स फॉर चाइना। एंड एट लास्ट एस, एस स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका। तो अब अपने को ये बात बिल्कुल पता चल गई कि ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज मौजूद हैं। So BRICS is basically an association of these 5 countries, these 5 nations. अब जो BRICS हमने बनाया उसका की ऑब्जेक्टिव क्या है? So what is the key objective of the BRICS? तो पहला ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी कॉपरेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है कि हम आपस में हाथ मिलाएंगे, मिलके सिक्योरिटी चैलेंजेस को डील करेंगे। तो स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी कॉपरेशन अगेंस्ट काउंटर टेररिज्म। हम ये जो 5 नेशंस हैं, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि हम लोग मिलके टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई करेंगे, हम काउंटर टेररिज्म करेंगे, हम लोग साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में काम करेंगे, हम साइबर सिक्योरिटी स्पेस को स्ट्रेंथन करेंगे, हम लोग ट्रांसनेशनल क्राइम्स के अगेंस्ट फाइट करेंगे। एंड व्हाट आर ट्रांसनेशनल क्राइम्स? ऐसे क्राइम जहाँ पे कि एक कंट्री का कोई एक टेररिस्ट हो गया, वो किसी दूसरे कंट्री में जाके टेरर एक्टिविटीज कर रहा है। जैसे भारत में 26/11 का जो इवेंट हुआ था, पाकिस्तान से जो कसाब वगैरह आए थे, उन्होंने कितना क्राइम किया। तो दैट इज लाइक जो भी टेरर एक्टिविटी हो रही है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रांसनेशनल क्राइम। तो ब्रिक्स
के जो मेंबर नेशंस हैं उन्होंने एक समझौता किया कि हम लोग सिक्योरिटी कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करेंगे, हम लोग मिलके टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई करेंगे, हम लोग साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेंगे, हम लोग ट्रांसनेशनल क्राइम के अगेंस्ट फाइट करेंगे, और हम लोग रीजनल स्टेबिलिटी पे फोकस करेंगे। हम लोग इंश्योर करेंगे कि जितने भी मेंबर नेशंस हैं उस रीजन में, उन नेशंस में शांति बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। अब अनफॉर्चुनेटली उसको हम चैलेंजेस में भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा। अब आज भी इंडिया के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान है। अब चाहे आप कुछ भी कह लो, आज भी पीओके में बहुत ज्यादा टेरर एक्टिविटीज अपने को देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे जो टेरर कैंप्स हैं वो कश्मीर में रेड कर करके रोज कुछ ना कुछ वो गड़बड़ कर रहे हैं। एंड अगर इन नेशंस का अपने को सपोर्ट मिल जाए तो हम बहुत इजीली पीओके को वापस ले सकते हैं। एंड क्योंकि हम काउंटर टेररिज्म की बात कर रहे हैं ना, अगर एक बार पीओके अपने पास वापस आ गया तो कश्मीर में ये जो भी ये डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, जो भी टेरर एक्टिविटीज अपने को देखने को मिल रहा है, उस पे हम डेफिनेटली कुछ अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। लाइक हम वहां पे शांति बनाए रख सकते हैं। दैट्स पॉसिबल। नाउ द सेकंड की ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स इज एड्रेसिंग एमर्जिंग थ्रेट्स। अब होता क्या है ना, समय के साथ साथ कुछ नए नए थ्रेट्स अपने को देखने को मिलते हैं। जैसे कोविड-19 इसका एक बहुत ही शानदार एग्जांपल है कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कोविड-19 जैसी चीज भी आ सकती है क्या, वो आई। अच्छा, अभी रिसेंटली हमने माइक्रोसॉफ्ट का आउटेज देखा, आईटी आउटेज, जहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी सिस्टम्स यूज कर रहे थे, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, एयरपोर्ट्स में या बैंक्स में या अलग अलग जगह पे, वो सब ठप पड़ गए, जिसकी वजह से कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान अपने को देखने को मिला। वो भी तो एक अटैक ही तो था, साइबर अटैक। तो हमको कुछ पता नहीं है कि कल क्या खतरा हमारे सामने आ जाए। तो ब्रिक्स नेशन ने ये एक समझौता किया है कि कोई भी इमर्जिंग थ्रेट अगर आएगा तो हम डट के मिलके उसका सामना करेंगे। तो ब्रिक्स इज अ फोरम टू डिस्कस एंड डेवलप जॉइंट स्ट्रेटजीज टू एड्रेस इमर्जिंग थ्रेट्स। तो जो भी एक खतरा हमारे सामने आ गया, अब हम मिलके एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनाएंगे एंड उसका जम के हम सामना करेंगे। अब हमारे सामने क्या खतरा दिख रहा है? साइबर वॉरफेयर। साइबर वॉरफेयर एक बहुत खतरनाक हो सकता है। वो इसीलिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि हम पूरी तरीके से डिजिटल पे डिपेंडेंट हो गए हैं। हम पूरी तरीके से डिजिटल पे डिपेंडेंट हो गए हैं। और यहाँ पे मेरा आपसे आग्रह है, मैं आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूँ कि देखो, डिजिटल करेंसी मैजिकल है, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि पेमेंट आपकी बहुत सीमलेस हो गई है। आज आप कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं, कहीं भी आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। यूपीआई ने तो एक रेवोल्यूशन लेके आ गया है। बिल्कुल सारी बातें हम एग्री करते हैं, बट स्टिल मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ बैकअप, लाइक जो भी उसको कहते हैं ना हार्ड कैश, वो जरूर आप मेंटेन करके रखिए। बिकॉज वी नेवर नो, जिस तरीके का माहौल अपने देख रहे हैं, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के साथ ऐसी चीजें देखने को मिल गई, आईटी आउटेज हो गया, अब इस इसराइल गाजा का वॉर हो गया, अब इसराइल बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, जहाँ पे कि उसने अब लेबनान में भी दिन दहाड़े वो अटैक्स कर रहा है। एंड जो हमास का चीफ है उसका भी अभी असैसिनेशन रिसेंटली अभी खबर आई थी कि हो गया है। रशिया यूक्रेन वॉर आप देख रहे हैं, तो ये जो पुतिन है हो गए, नेतन्याहू है, ये बहुत ही लाइक एग्रेसिव हैं लीडर्स। दे कैन बी सो एग्रेसिव दैट फॉर देयर सिक्योरिटी, लाइक दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। एंड ये इसराइल तो साइबर सिक्योरिटी में एक एक्सपर्टीज हासिल उसने कर रखी है। अभी कोविड लाइक 2021-22 में पार्लियामेंट में ये बात उठी थी कि हमारे फोन में कुछ मैं एग्जैक्टली भूल गया हूँ वो क्या टर्म था, कुछ डिप्लॉय किया गया है, लाइक कुछ कुछ एक बैकडोर उसे कहते हैं। वो क्या करता है कि वो हमारा प्राइवेसी डेटा लीक कर रहा है, एंड उसके पीछे इसराइल ने उसको बनाया है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एंड भारत सरकार उसका यूज कर रही है इलेक्शन कैंपेनिंग में या प्लस सम अदर एक्टिविटीज में। ऐसी बातें उठी थी, जरूर आप इसको देख सकते हैं सरकार पार्लियामेंट में, उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ जस्ट फॉर योर अवेयरनेस। सो डेफिनेटली साइबर वारफेयर एक बहुत ही बड़ा खतरा है हमारे साथ आने वाले टाइम। इसलिए अपने को ना डिजिटल तो होना है, बट पूरी तरीके से डिजिटल होना थोड़ा सा रिस्की है।
तो अपने को एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। पूरी तरीके से डिजिटल होना बहुत खतरनाक हो सकता है, बिकॉज सिस्टम्स कैन बी हैक। अभी रिसेंटली एक खबर आई थी कि जो चाइना है उसने क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में एक नेक्स्ट लेवल की अचीवमेंट हासिल कर ली। अभी क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्यों खतरनाक है, क्योंकि देखो क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है। तो जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी होती है उसमें एक की यूज होती है, वो सीक्रेट की होती है। अब हम ब्रूट फोर्स तरीके से, लाइक हम तुक्का मार मार के, लाइक हिट एंड ट्राई कर करके उस की तक पहुंच सकते हैं, बट वो हिट एंड ट्राई हमको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, लाइक बिलियंस ऑफ हिट एंड ट्राइज करने पड़ेंगे। बट क्वांटम कंप्यूटिंग की मदद से उतने सारे टेस्ट केसेस हम घंटों में रिजॉल्व कर सकते हैं, और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम बड़े से बड़े सिस्टम को हैक कर सकते हैं। दैट इज पॉसिबल, विद दैट मॉडल। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर वो चीज चाइना के हाथ में आ गई, तो चाइना तो वैसे भी लाइक डिक्टेटर के लिए जाना जाता है, तो बहुत रिस्की है वो चीज। तो अपने को बहुत सावधान रहना है आने वाले टाइम। साइबर वारफेयर एक खतरा है, एक एमर्जिंग थ्रेट है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन वारफेयर। अच्छा, इंफॉर्मेशन वारफेयर में ये तो सदियों से चला आता है। इंफॉर्मेशन वारफेयर का मतलब है द हंगर फॉर इंटेल्स, द हंगर फॉर इंटेलिजेंस, कलेक्टिंग इंटेल्स। देखो आइडिया ऐसा है ना कि जैसे कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था उससे पहले भी ये जो स्पाई कल्चर है ये चला आ रहा है। स्पाई क्या करते हैं, या जो एजेंट्स होते हैं, जितने भी सीक्रेट एजेंसीज होते हैं, उनके जो फील्ड एजेंट्स होते हैं या जो स्पाइज होते हैं, वो जानकारी तो इकट्ठा करते हैं, खुफिया जानकारी जो पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है। तो वो भेष बदल बदल के सरकारों के अंदर घुस जाते हैं, मिनिस्ट्री में जॉब पा लेते हैं, एंड वहां से वो इंफॉर्मेशन स्टील करते हैं एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लीक कर देते हैं, जहां से कि कंट्रीज को क्या खिचड़ी पक रही है वो पता चल जाता है। और अगर वो पता चल जाता है तो फिर उस हिसाब से वो एक, क्योंकि ये भी एक तरीके की सिक्योरिटी को क्रिएट करने का, लाइक नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि मैं एक बहुत शानदार एग्जांपल आपके सामने देना चाहूंगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कोल्ड वॉर था, रशिया एंड यूएस का, लाइक यूएसएसआर एंड लाइक सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स का जो क्या कहते हैं कोल्ड वॉर था, वो इतना भीषण हो गया था कि ये अफवाहें फैलने लग गई कि अब सोवियत यूनियन कभी भी यूएस पे न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। ऐसी नौबत आ गई, ये फैक्ट है। तो यूएस इंटेलिजेंस ने नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेटजी अपनाई, इतने सारे उन्होंने जासूस, उस पर काफी सारी मूवीज भी बनी है, मैंने तो कुछ मूवीज देखी भी है, नाम मैं भूल गया हूँ। मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगा किसी एक वीडियो में, जरूर आप देखना, तो आपको फील आएगा कि उस जमाने में कैसे, क्योंकि उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तो थी नहीं उस जमाने में, बट उसके बावजूद भी कैसे वो लोग जाते थे, क्या कहते हैं, जो अमेरिका के, जो अमेरिकन इंटेलिजेंस के जो स्पाइस थे, कैसे वो रशिया में पूरी तरीके से फैल गए, एंड जहां से वो वहां से वो इंटेल कैप्चर कर करके यूएस को दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था, न्यूक्लियर थ्रेट, क्योंकि न्यूक्लियर थ्रेट इज लाइक, अब जापान को देख लो, जापान आज इतने साल हो गए, 50-60 साल, अब ये उसका इफेक्ट तो आने वाले काफी सालों तक रहेगा, इजंट इट। तो ये एक इंफॉर्मेशन वारफेयर। एंड अनफॉर्चुनेटली जिस जमाने में अब हम लोग आ गए हैं, हम लोग कितने ज्यादा कनेक्टेड हैं, अब तो स्पाई को भी भेजने की जरूरत नहीं है। अब तो लाइक गूगल जैसी कंपनीज हैं, अब मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि वो डेटा चोरी कर रहे, नहीं कर रहे, बट मैं एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। मैं फिर से एक डिस्क्लेमर यहाँ लगा देता हूँ, मैं किसी को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दे आर इन्वॉल्व, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी। भाई देर इज अ पॉसिबिलिटी, आज गूगल हर कोई यूज कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली मिनिस्टर्स भी गूगल यूज कर रहे हैं, गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं, या जो भी है आपका, है ना। अब गूगल के, देखो सारा डेटा तो गूगल के सर्वर पे है ना। अब वो एक अलग बात है कि वो उसको यूज करे ना करे, वो तो हम देख नहीं रहे, बट एक्सेसिबल है, एक्सेसिबल है। गूगल जब भी चाहे उसको एक्सेस कर सकता है। तो यूएस की गवर्नमेंट जब भी चाहे गूगल से के थ्रू उसको एक्सेस कर सकती है, सेंसिटिव डेटा हम कह सकते हैं उसको। या फिर व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, तो अगर कोई व्हाट्सएप में जो भी एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर फ्लोट कर रही है, वो कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो अभी ये इंफॉर्मेशन वारफेयर, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, बिकॉज ऑफ दिस डिजिटलाइजेशन, बिकॉज ऑफ द मोर कनेक्टेड वर्ल्ड, वी आर गेटिंग मोर एंड मोर कनेक्टेड। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है डिसेंट्रलाइजेशन, इसका सोल्यूशन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है जहाँ पे कि लाइक
सहमति के बिना कोई भी उस ताले को खोल ही नहीं पाएगा। डेटा जरूर सेव है, जिस चीज की चाबी मेरे पास है उतना ही डेटा मेरे को मिलेगा। अगर मुझे और डेटा चाहिए तो उसकी चाबी मेरे को लेनी पड़ेगी। कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। उसमें कंसेंसस का कंसेप्ट है। कंसेंसस का मतलब सहमति। जब जब मेरे को 50% से ज्यादा लोगों की सहमति मिलेगी तभी मेरे को मास्टर की मिलेगी, और मास्टर की से फिर मैं मास्टर इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा। तो दैट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ थिंग। एंड डेफिनेटली आने वाले सालों में हमको जरूर ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, अपने को डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करना है। दैट इज द नीड ऑफ द आवर। अच्छा, अगला जो इमर्जिंग थ्रेट हमारे सामने है वो है स्पीड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। अब जैसे कि एक्सट्रीमिज्म, जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं ना कि कैसे खुलेआम, पहले तो कोल्ड वार होता था, अब तो रियल वार होने लग गए। हालांकि वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 रियल वार हुए थे, जहां पे कि जापान पे न्यूक्लियर अटैक भी हो गया, बट अब फिर से हम वॉर देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर। हम इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, प्लस इसराइल का जो मिडल ईस्ट में अभी वो जो भी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है वो सब अपने को देखने को मिल रहा है। सो ऑल दैट वी आर सीइंग एंड एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ अस। एंड आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये चीज थोड़ी ज्यादा ही अपने को पिक्चर में देखने को मिले। क्यों? क्योंकि अब कोरिया बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है। अब ये जो नॉर्थ कोरिया है उसका लीडर तो तानाशाह है, उसके पास पता नहीं कहाँ से इतने सारे रिसोर्सेस आ गए। एंड वो मिसयूज कर सकता है ना, क्योंकि एक ट्रिगर की बात है, जहां उसने इधर से उधर कर दिया, फिर डिस्टरबेंस एक क्रिएट हो गई। एक उसको कहते हैं वॉर वेव। वर्ल्ड वॉर कब शुरू हो जाए वी डोंट नो। सो दैट इज द टाइम और द एरा इन विच वी आर लिविंग, एंड हेंस वी हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। वी डोंट नो व्हाट इज नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ अस। कोविड इज एन एग्जाम्पल। अब जो अगला ऑब्जेक्टिव है ब्रिक्स का, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रमोटिंग पीस एंड स्टेबिलिटी। प्रमोटिंग पीस एंड स्टेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यहाँ पे फेल कर गया। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर किसी दो कंट्री के बीच में कुछ अनबन है तो उसको रिजॉल्व किया जाए मिलके। अब डेफिनेटली चाइना और इंडिया के बीच में अनबन है, तभी तो चाइना ने एलएसी पे रेड कर दिया और इंडिया ने बैन कर दिया चाइना के एप्स। तो वहां पे ब्रिक्स फेल हो गया कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये एक अनफॉर्चुनेट है। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक ऑब्जेक्टिव है ब्रिक्स का। पीस कीपिंग ऑपरेशंस, तो ब्रिक्स ब्रिक्स के जो नेशंस है वो इंश्योर करते हैं कि वो कुछ पीस कीपिंग ऑपरेशंस, पीस कीपिंग ऑपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मीटिंग्स। एक हर साल अपने को देखने को मिलता है ना, कभी एनएसए की मीटिंग हो रही है, लाइक ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग्स। एंड कभी जैसे ब्रिक्स समिट होता है, जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ था, अब रशिया में हो रहा है ना। 2023 में साउथ अफ्रीका में हुआ, 2024 में रशिया में हो रहा है, जहाँ पे कि कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो मिलते हैं, वो आपस में लंच करते हैं, डिनर करते हैं। अच्छा, क्योंकि मिलने से होता है ना, मिलने से जो गिले शिकवे होते हैं वो भी दूर होते हैं। अब जैसे मोदी जी एंड शी जिनपिंग जब मिलेंगे आपस में तो एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पीस कीपिंग ऑपरेशन कैसे ब्रिक्स पीस कीपिंग ऑपरेशन कैसे अचीव करता है? थ्रू मीटिंग्स, थ्रू टॉक्स, बाईलैटरल टॉक्स, मल्टीलैटरल टॉक्स, डिसआर्ममेंट। इसका मतलब ये है कि भाई अगर मान के चलो कोई बंदूक तान के खड़ा हो गया, लाइक लेट अस सपोज बॉर्डर पे ही इज रेडी कि भाई अब तो बस अटैक करना ही है, तो वहां पे ब्रिक्स कैन प्ले अ रोल। अगला बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लाइक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिक्स, एनहांसिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो अब यहाँ पे जो ब्रिक्स मेंबर नेशन है वो अपने बीच में आपस में खुल के इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं। सो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस अमॉन्ग मेंबर नेशन टू काउंटर सिक्योरिटी थ्रेट्स मोर इफेक्टिवली। अच्छा, इसका क्या एप्लीकेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। लेट अस सपोज, अब इसमें क्या होता है ना, हर कंट्री में इंटेलिजेंस एजेंसी काम करती है, लाइक हर कंट्री की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है। तो कितना अच्छा होगा कि वो अगर मिलके काम करें। तो लेट अस सपोज रशियन इंटेलिजेंस ने इंडियन इंटेलिजेंस को बताया कि आप पे चाइना का खतरा है, तो वी कैन बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो दैट इज द आइडिया। तो एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग स्पेशली द इंटेलिजेंस। तो जब मेंबर नेशंस आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं तो बड़े से बड़े खतरे को हम टाल सकते हैं, क्योंकि अब किसी दूसरे एजेंसी को पता चल जाए उसके सोर्सेस से, क्योंकि हर कोई भाई काम कर रहा है ना, वो इंटेल्स गैदर कर रहा है। अगर वो बता दे कि हाँ भाई यहाँ पे आपको सतर्क रहना है, तो उसको कहते हैं प्रोएक्टिव। हमको पहले ही पता चल जाता है तो
दुर्घटना घटने से अच्छा है कि हम उसको रोक लें। तो कोई दुर्घटना घटे उससे पहले ही हम उसको रोक लेंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। अगर हम प्रिवेंट ही करते हैं, क्योर का मतलब ये है कि घटना घट गई फिर हम उसको क्योर कर रहे हैं, इससे अच्छा तो ये है कि प्रिवेंट कर दो। तो दैट इज पॉसिबल। तो कितना अच्छा है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का अपने को पूरा फील आया कि अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं तो एक बहुत ही पॉजिटिव विजन के साथ ये बना था, जहाँ पे कि ये स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात कर रहा है, जहाँ पे कि मेंबर नेशंस ने आपस में हाथ मिलाया, समझौता किया कि हम लोग टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई करेंगे, हम लोग साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेंगे, हम लोग ट्रांसनेशनल क्राइम के खिलाफ लड़ाई करेंगे, हम लोग रीजनल स्टेबिलिटी को अचीव करेंगे। इतना एक अच्छा ये विजन है। हम एमर्जिंग थ्रेट को भी कंसिडर करेंगे, हम मिलके जॉइंट स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, जहाँ पे कि हम साइबर वॉरफेयर के खिलाफ लड़ाई करेंगे, हम लोग इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के खिलाफ लड़ाई करेंगे, हम लोग स्पीड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ लड़ाई करेंगे। एंड ब्रिक्स में का ऑब्जेक्टिव है मेंबर नेशंस के बीच में पीस एंड स्टेबिलिटी, प्रमोटिंग पीस एंड स्टेबिलिटी दैट इज पॉसिबल वाया कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, पीस कीपिंग ऑपरेशन, जहाँ पे कि हम लोग मीटिंग्स करेंगे, हम लोग टॉक्स करेंगे, जहाँ पे जो छोटे मोटे गिले शिकवे होते हैं वो दूर करेंगे हम लोग। डिस आर्मामेंट एंड एनहेंसिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे कि मेंबर नेशंस आपस में इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, जिससे कि सिक्योरिटी थ्रेट्स को हम इफेक्टिवली काउंटर कर सकें। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिक्स। अब ये तो अपने को बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब हमारे सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या ब्रिक्स भारत की नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज को एड्रेस करने में सफल हो पाया? तो देखो उसका आंसर यस भी है, नो भी है। देखो ब्रिक्स एक बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है एंड काफी सारी सरकारें, लाइक कांग्रेस की सरकार थी जब भी ब्रिक्स था, लाइक वो ब्रिक्स में भारत एक्टिव था, और अब मोदी जी की सरकार है तो भी अपना क्या कहते हैं भारत ब्रिक्स में एक्टिव है। अब अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, ये जो 2020 जो कोरोना के बाद, लाइक कोरोना के दौरान जो कुछ इवेंट्स घटे, वहां पे ब्रिक्स फेल हो गया अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि ब्रिक्स कैसे फेल हो गया, आपने देखा ना, आपके सामने की बात है, घटना है, कैसे चाइना ने डिस्टरबेंस क्रिएट किया। चाइना ने अपने आर्मी को भारत के अंदर एंटर करवा दिया एलएसी के में, एंड जिसके तहत हमारे वीर जवानों को भी लड़ाई करनी पड़ गई एंड कितने सारे हमारे वीर जवान वीर गति को भी प्राप्त हो गए। तो दैट वाज एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन एंड दैट टू ड्यूरिंग कोविड, जहां पे भारत एक तरफ कोविड से लड़ाई कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना, एकदम नई चीज थी, क्या आगे होगा, लॉकडाउन हो गए, सरकार भी ब्लैंक हो गई, सरकार को भी पता नहीं था कि आगे क्या होगा। उस दौरान चाइना ने कितनी एक नीच हरकत कर दी एंड वहां वो एक थोड़ा सा इनसेंसिबल, लाइक लाइक वी आर क्रिटिसाइजिंग चाइना फॉर दैट, एंड वहां पे ब्रिक्स फेल हो गया, वहां पे ब्रिक्स आपका फेल हो गया। तो बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपसे डिस्कस किया है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ भी सकता है। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो पहले तो आप इंट्रोडक्शन में ब्रिक्स क्या है वो बताओ, फिर आप ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव जरूर बताओ, है ना, क्योंकि वहां पे आप अपनी नॉलेज दिखाओ एग्जामिनर को कि देखो भाई ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव ये है। मतलब इतना डिटेल में मत बताना, जैसे जैसे जो मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं ना, बस उसी को आप फ्रेम करो वहां पे, एंड उसके बाद आप सीधा रोल पे आओ। एंड रोल पे पहले आप एक कॉन्टेक्स्ट दो कि डेफिनेटली लाइक इट हैज बीन सक्सेसफुल, क्योंकि इससे पहले कभी भी हमने ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा ना। इससे पहले भी, चाइना से पहले तो भारत का किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। ब्राजील के साथ हमारे मधुर संबंध है, रशिया के साथ तो बहुत ही मधुर संबंध है, और साउथ अफ्रीका के साथ भी ओके, लाइक रिलेशंस आर ओके। ओनली चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो भी रिसेंटली हुआ कोरोना के टाइम पे। तो पहले आप पुराना कॉन्टेक्स्ट दो कि लाइक इट हैज बीन सक्सेसफुल बट अनफॉर्चुनेटली, अब नया कॉन्टेक्स्ट आप दे दो, उसमें कुछ एग्जांपल्स आप लिख दो। एलएसी वाला जो है वो एक इम्पोर्टेंट है, एंड उसके बाद जो भारत सरकार ने एप्स बैन कर दिए, आत्मनिर्भर भारत योजना लॉन्च कर दी, ऑल दैट। ओके साथियों, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। आप अपने फीडबैक्स जरूर आप कमेंट में बताइए, एंड इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर more such interesting lectures. So thanks for watching. Thanks for your time.